हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, RSM SSB के द्वारा वैकेंसी निकलकर सामने आई है। पोस्ट कौन सी है आपकी? पोस्ट है आपकी इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट। इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं वो सभी डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है। BSc वाले कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले कर सकते हैं या BTech वाले कर सकते हैं। अपेयरिंग स्टूडेंट भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, आपका जो एग्जाम होगा और टाइपिंग टेस्ट होगा क्या एक ही दिन होगा या अलग अलग दिन होगा, कि टाइपिंग टेस्ट के लिए कितने स्टूडेंट पास किए जाएंगे, इन सभी पर हम डिटेल से जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। तो वीडियो को करते हैं दोस्तों शुरू। है कि एप्लीकेशन फॉर्म आप कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अप्लाई कर सकते हैं 27 जनवरी 2023 से। लास्ट डेट जो रखी गई है वो रखी गई है 25 फरवरी 2023। लगभग आपको एक मंथ दिया जाएगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। एग्जाम जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका जुलाई 2023 में आपका एग्जाम करा दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप अदर स्टेट से हैं, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अदर स्टेट के अगर आप कैंडिडेट हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। अगर आप राजस्थान स्टेट से इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 450 रुपए, ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं तो 350 रुपए, SC ST से बिलोंग करते हैं तो 250 रुपए। अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो केवल आपको 450 रुपए फॉर्म फीस देनी होगी। कहने का मतलब यह है, अगर आप किसी भी स्टेट किसी अदर स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हैं और किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब SC ST OBC EWS किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, अदर स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको 450 रुपए फॉर्म फीस देनी होगी। इसके अलावा फॉर्म अप्लाई करते वक्त अगर आप कोई गलती कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, गलत जानकारी फिल कर देते हैं तो उसके लिए आप फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चार्ज देना होगा 300 रुपए। एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम एज 21 साल रखी गई है, मैक्सिमम एज आपकी 40 साल रखी गई है। 21 से 40 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज आपकी जो काउंट होगी वो 1/1/2024 से काउंट होने वाली है। कहने का मतलब यह है कि 1/1/2024 तक आप 21 साल के हो जाने चाहिए, 21 साल से छोटे ना हो। 40 साल का क्या मैटर है कि 1/1/2024 से 24 तक आप 40 साल से नीचे हो, ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर आप ऊपर हैं 40 साल से तो आप एलिजिबल नहीं है, अगर नीचे हैं आप तो आप एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है इस पोस्ट के लिए वो है 2730 वैकेंसी। कितनी है? 2730 वैकेंसी। इस वैकेंसी को दो एरिया में डिवाइड कर दिया गया है, नॉन टीएसपी एरिया और टीएसपी एरिया। नॉन टीएसपी एरिया में जो वैकेंसी है वो है 2415 और टीएसपी एरिया में 315 वैकेंसी हैं। अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको नॉन टीएसपी एरिया में फॉर्म फिल करना होगा, टीएसपी एरिया में आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ये बात क्लियर है? ठीक है, आपने फॉर्म फिल कर दिया नॉन टीएसपी एरिया में। किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, अदर स्टेट के कैंडिडेट, अदर स्टेट के कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको नॉन टीएसपी एरिया में फॉर्म फिल करना है और आपको अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। अनरिजर्व कैटेगरी का मतलब यह है कि जो आपकी मेरिट लगेगी वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की मेरिट होने वाली है। अब टीएसपी एरिया का क्या लेना देना है यहाँ पर? देखिए, टीएसपी एरिया में वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो राजस्थान स्टेट से बिलोंग कर रहे हो। ठीक है, अगर आप राजस्थान स्टेट से हैं तो टीएसपी एरिया में भी फॉर्म फिल कर सकते हैं और नॉन टीएसपी एरिया में भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर अदर स्टेट से हैं तो सिर्फ आपको नॉन टीएसपी एरिया से ही फॉर्म फिल करना हो।
तो दोस्तों अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, बीटेक आपने किया हुआ है, एमसीए आपने किया हुआ है, बीसीए आपने किया हुआ है और बीएससी आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन एलिजिबल आप तभी होंगे जब आपने इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए और कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में नहीं है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इन दोनों में नहीं है तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए। इन तीनों में नहीं है तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में होना चाहिए। तो इस चारों में से किसी एक में आपके पास होना चाहिए तो आप एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो किसी के पास ये नहीं होता कंप्यूटर से रिलेटेड। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से आप ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट के लिए है। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएट नहीं किया, डिप्लोमा किया हुआ है। डिप्लोमा मतलब पॉलिटेक्निक किया हुआ है। तो अगर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है तो अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए किसमें? कंप्यूटर एप्लीकेशन में। अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन में है एलिजिबल है, अगर इसमें नहीं है तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में होना चाहिए तो भी आप एलिजिबल है। कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। इनमें से चारों में से किसी एक में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। अब ध्यान दीजिएगा कि जो बीटेक वाले हैं यानी जो ग्रेजुएट वाले हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है, ये भी एलिजिबल है। लेकिन अगर डिप्लोमा किया हुआ है आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ कंप्यूटर से होना चाहिए या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। इसके अलावा बैचलर डिग्री है आपके पास और ओ लेवल एग्जाम पास्ड है तो भी आप एलिजिबल हैं। यानी कुछ कैंडिडेट होंगे जो अब ये पूछेंगे सर हमने RSCIT है हमने किया है तो मैं एलिजिबल हूँ? जी नहीं, आप एलिजिबल नहीं है। ये बेसिक कंप्यूटर कोर्स होता है। उसके बाद PGDCA वाले हैं एलिजिबल हैं? जी हाँ एलिजिबल हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद कोपा वाले भी कैंडिडेट होंगे कुछ, जी ये भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। अब इसके बाद ये तो हो गई, इसके साथ साथ आपकी टाइपिंग भी, यानी आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए और टाइपिंग में भी हिंदी और इंग्लिश और हिंदी दोनों में कराई जाएगी। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में कराई जाएगी। दोनों में आपकी स्पीड होनी चाहिए 20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। कितना? 20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी स्पीड होनी चाहिए। इसके बाद अब कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ये पूछेंगे सर हमारा अपेयरिंग में चल रहा है, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ? जी हाँ, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है। कंडीशन के लिए ये है कि आपका सबसे पहले एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो जो टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, मान के चले 3 डेट आपको दी है टाइपिंग टेस्ट के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो टाइपिंग टेस्ट की जो लास्ट डेट होगी उस लास्ट डेट से पहले आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, अदरवाइज आपको बाहर कर दिया जाएगा। बात क्लियर है? यानी लास्ट डेट से पहले, टाइपिंग टेस्ट की लास्ट डेट से पहले आपकी सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एग्जाम होगा जो 100 मार्क्स का होने वाला है। 3 घंटे आपको दिए जाएंगे इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए। एग्जाम हो जाता है, एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपको बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा? तो जितने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं उसके 3 गुने स्टूडेंट को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और टाइपिंग आपको हिंदी में भी करनी होगी और इंग्लिश में भी करनी होगी, दोनों में टाइपिंग आपको करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश ही करेंगे, हिंदी ही करेंगे, दोनों में करके दिखानी होगी, तभी आप और पास होंगे। ठीक है, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक, स्पीड क्या मांगी गई है? 20 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। हिंदी के लिए 15 मिनट दिए जाएंगे और इंग्लिश के लिए भी 15 मिनट दिए जाएंगे। क्वालिफाई नेचर का होने वाला है आपका टाइपिंग टेस्ट। ये पूरा हो गया कंप्लीट, इतना समझ में आ गया। इसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी रखे गए हैं। अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के लिए 40% होने चाहिए। SC ST के लिए 36% कंपलसरी है लाना, तभी आपकी कॉपी चेक होगी। यानी यहाँ पर आपके 40 और 36 होने चाहिए इस कैटेगरी से। उसके बाद आप कट ऑफ भी क्लियर करी होनी चाहिए। कट ऑफ के बाद आपको
कहाँ पर भेजा जाएगा, टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर इससे कम है मार्क्स तो आपको यहीं से ही बाहर कर दिया जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब मैंने इसमें एक बात और आपको बताई थी कि एग्जाम होगा, एग्जाम का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एग्जाम है और जो टाइपिंग टेस्ट है वो अलग अलग दिन पर होने वाले हैं, एक साथ आपका नहीं होने वाला। ये क्लियर। सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में क्या है कि सिलेबस में आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज्यादातर। तो जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो सिलेबस है वो आपका नोटिफिकेशन पर मेंशन किया है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 21 पर सिलेबस है आपका, जो अलग है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड से आपसे क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी रीजनिंग भी आने वाली है, जीके और करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। जीके करंट अफेयर किस किस का, इंडिया का भी और राजस्थान का भी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2018 में ये जो एग्जाम था हुआ था जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। कैसे कैसे कि 60% के आसपास आपका कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा जाता है, 40% के आसपास आपका यहां से पूछा जाता है, यानी रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड 40% क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और जो आपकी मेरिट बनेगी ये मैं आपको बता चुका हूं, मेरिट आपकी एग्जाम के बेस पर ही बनने वाली है। टाइपिंग टेस्ट जो होगा आपका, इसका कोई भी मार्क्स आपका ऐड नहीं किया जाएगा, यानी आपको कोई भी मार्क्स इसमें दिए नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं इसको तो आप यहाँ पर कितने भी अच्छे नंबर लेकर आए हो आपको पास नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 40%, 36% ये होने चाहिए, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सभी कमेंट का रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगा।